गौर से देखिए ठीक है दोस्तों, आरटीजीएस मेरे साथ साथ लिखेंगे आप। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऐसे लिखेंगे क्योंकि तो फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, राइट। तो दोस्तों आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, ये तीनों फंड ट्रांसफर सिस्टम है। फंड ट्रांसफर सिस्टम, बैंक में ये फंड ट्रांसफर सिस्टम है, पैसा ट्रांसफर करने की प्रणाली। यदि आपको एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा को ट्रांसफर करना है तो तीन तरीके हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस। मैं इतनी पढ़ो जितना पढ़ा रहे, थोड़ा सा और पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं कि आरटीजीएस में मिनिमम ₹2 लाख दे सकते हैं आप, एंड मैक्सिमम दोस्तों नो लिमिट। बस इससे पेपर में कुछ नहीं आता, सही है। नेफ्ट से मतलब आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस क्या है, एक लाइन में फिर से, आपको एक बैंक से दूसरी बैंक, चाहे सेम बैंक में या दूसरे बैंक में, नहीं समझेंगे। जैसे आपका एसबीआई में अकाउंट है पटना में और आपको भागलपुर के एसबीआई में या आपको पीएनबी में पैसा ट्रांसफर करना है तो आप तीन तरीके हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस। कोई समस्या? पक्का? दोस्तों जो नेफ्ट है इसमें मिनिमम नो लिमिट, ब्रैकेट में लिख सकते हो ₹1, एंड इसमें मैक्सिमम नो लिमिट, बस खत्म। मतलब नेफ्ट में आप मिनिमम ₹1 ट्रांसफर कर सकते हैं, नो लिमिट ₹1 भी, और मैक्सिमम चाहे इतना आप, सही है। सेम आईएमपीएस में भी है। अगर हम बात करें, ये जो आईएमपीएस है यही है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जो पैसा भेजते हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, आईडी पासवर्ड डाल के, और उससे जो पैसा भेजते हैं वही आईएमपीएस। दोस्तों ये तीन क्या है, ये तीन बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोड्स हैं। ये क्या मतलब है अभी सीख जाएंगे थोड़ा बहुत जितना जरूरत है। आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, दैट इज आईएफएससी। क्या ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या अभी तक? फिर क्या कर रहे हो अभी तुम? ये जल्दी करो दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, कमेंट्स लगाओ जल्दी। दैट इज आईएफएससी। हिंदी में कुछ नहीं है, इसका फुल फॉर्म है ना आईएफएससी, को बताना चाहिए। आई का मतलब, एफ का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जैसे तुम्हें हिंदी में चाहिए तो भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आईएफएससी कोड ही प्रचलित है, बोलते हैं ऐसे ही आईएफएससी कोड। दोस्तों आईएफएससी कोड 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये मत सोचना क्या लिखा है, ये सोचना मतलब क्या है, बस ये समझो। 11 अंकों का, कैरेक्टर मतलब अंक, ठीक है, 11 कैरेक्टर का अल्फाबेट जानते हैं, नंबर जानते हैं, सही है। जैसे एग्जांपल SBIN 0 502 605, इसका भी एक सिस्टम है, वो भी सीखो। शुरू के जो 4 होते हैं, शुरू के 4 ये बैंक को डिनोट करते हैं, बैंक। 5वां इधर 0, 5वां हमेशा 0 होगा, और लास्ट के 6 ब्रांच कोड होंगे, ब्रांच कोड डेजिग्नेट करेंगे, सही है। और इसका यूज कब होगा, आप कभी किसी को आरटीजीएस करेंगे, नेफ्ट करेंगे या आईएमपीएस, इन तीनों माध्यम से फंड ट्रांसफर करेंगे तो आपको चाहिए होगा सामने वाले का आईएफएससी कोड। बोलो समझ गए? सही है। इसका फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखो। अल्फा न्यूमेरिक, शुरू के 4 अल्फाबेट होते हैं, 5वां 0 होता है, और लास्ट के 6 नंबर्स होते हैं, सही है। एक बात और सुन लो, कुछ बैंक्स एक्सेप्शन है, कुछ बैंक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी का अकाउंट है, इतने बच्चों का है, आपको अपना आईएफएससी याद है, उनके सारे अल्फाबेट होंगे, 5वां 0 होगा बस, सही कह रहे हैं। वो एक्सेप्शन है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ब्रांच कोड है वो अल्फाबेट है, इसलिए वहां पे एक्सेप्शन है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में भी मैंने ऐसा देखा है, लेकिन खैर ये आरबीआई का सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। आईएफएससी कोड में शुरू के 4 अल्फाबेट होते हैं, 5वां 0 होता है, और लास्ट के 6 नंबर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? आईएफएससी कोड का यूज क्या है, अगर आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस या नेफ्ट के रास्ते पैसा भेजना है, यहाँ पैसा भेजना है, तो आपको क्या चाहिए, आईएफएससी कोड। कोई समस्या ना? अगर हम लोग बात करें एमआईसीआर नहीं भेज देते, दिस इज एमआईसीआर, दिस इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट। ये क्या है दोस्तों, ये 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है, 9 अंकों का न्यूमेरिक कोड है, 9 अंकों का न्यूमेरिक कोड। जैसे एग्जांपल 600 502 605, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे लिखा है। इसमें देखो 3 3 3 ऐसा सिस्टम है एमआईसीआर कोड में। पहले सिटी, फिर बैंक, फिर ब्रांच, पहले सिटी, फिर बैंक, फिर ब्रांच। ये देखो पहले सिटी, ये देखो आप क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो बोलो आराम से। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कितने डिजिट का? पहले 3 क्या बताते हैं, नेक्स्ट 3 क्या बताते हैं, बैंक, फिर क्या, ब्रांच। दोस्तों वही मैंने कहा, सिटी, बैंक, ब्रांच, ये 3 किसके बारे में बताएंगे, ये 3, और दोस्तों लास्ट के 3। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द एमआईसीआर कोड। कहां होता है, थोड़ा और पढ़ाऊं क्या? जैसे आप चेक को देखोगे, चेक, ये चेक होता है, चेक के सबसे नीचे हल्का से कलर की एक पट्टी होती है, एक नंबर यहां होगा, एक यहां होगा, देखना दोस्तों, ये जो है इसे बोलते हैं चेक नंबर, इसे बोलते हैं एक्चुअली एमआईसीआर कोड।
अगर आपको अपनी बैंक का MICR कोड चाहिए तो यहाँ मिलेगा। अगर आपको अपनी बैंक का MICR कोड चाहिए तो कहाँ मिलेगा, आओ दिखा देते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे कोई भी रैंडमली हम एक चेक उठा लेते हैं, लो इसमें तो सब कुछ पहले ही लिखा है। ये लो दोस्तों, आप आराम से देखिए, चेक है। मैंने कहा एक नंबर यहाँ होगा, इसको बोलते हैं चेक नंबर, जनरली 6 डिजिट का होता है। देन बीच में जो होगा वो MICR कोड 9 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दोस्तों फिर अकाउंट आईडी की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसकी, इतना याद रखो, दैट इज MICR कोड। MICR कोड क्यों चाहिए? कभी कभी आप सुनते होंगे कि जैसे आपने कभी किसी ने कहीं नौकरी करी, प्राइवेट या कहीं भी, तो आपने कभी किसी को कैंसिल चेक दिया, जब ज्वाइन किया था तो कैंसिल चेक दिया था, यस दोस्तों। या आपने कभी किसी को कैंसिल चेक दिया हो, कैंसिल चेक क्या होता है? जैसे आपके पास चेक है, बोलो जी यस, आप क्या करो, इस चेक को दोस्तों ऐसी लाइन खींच दो यहाँ पर, ये हो गया कैंसिल। बस आनंद नहीं आ रहा, ऐसे खींच दो दोस्तों, अब भी नहीं आ रहा है, खींच दो, मतलब कुल मिलाकर चेक के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज कॉल्ड कैंसिल चेक। अगर हम लोग बात करें तो चूंकि आपने कैंसिल चेक दिया, इसका मतलब समझना, आपके बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, देखो यहाँ पर आपका IFSC कोड, ये देखो IFSC कोड आएगा, IFSC MICR कोड, आपकी सारी फाइनेंशियल डिटेल सामने वाले के पास चली गई और वो उस हिसाब से आपसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेगा। दोस्तों आपके अकाउंट में जब आप सैलरी, जब आप सरकारी नौकरी पे जाएंगे, ये जिसके पापा भी नौकरी करते हो, सरकारी या प्राइवेट, तो उनके अकाउंट में हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, सैलरी आती है। उस सिस्टम को बोलते हैं ECS। इतने गहराई में पढ़ना नहीं है, बस सुन लो, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ECS। जब आपके पास अचानक, जब आपके पास हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट एक तारीख में आती रहे बार बार, इसी को बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो MICR का कोड का यूज एक्चुअली ECS के लिए होता है, जो अपन पढ़ नहीं रहे, इतना काफी है। MICR सुन लिया तुमने। स्विफ्ट है दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड। तो ये मत समझना कि अंग्रेजी में लिखे जा रहा, ये तो फुल फॉर्म है ना, ऐसे बताएंगे और कैसे बताएंगे। आपको हिंदी में लिखना, आप हिंदी में लिख लो, ऐसे सोसाइटी, ऐसे बोलते हैं इसको देवनागरी में, बोलो जी इस किताबों में देखो ऐसे मिलेगा आपको, दिस इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्विफ्ट। तो स्विफ्ट बोले तो दोस्तों, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, इसे हम बोलते हैं स्विफ्ट। क्या है इसका मतलब, एक ही लाइन में बोलेंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, बोलता हूं 15-20 मिनट सकते, इस पे जरूरत नहीं है। स्विफ्ट का यूज क्या होता है, अंतरदेशीय लेन देन, बस अंतरदेशीय क्या समझे, अंतरदेशीय मतलब एक देश से दूसरे देश, अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है या वहां से पैसे मंगवाने हैं तो आपके पास स्विफ्ट कोड होना चाहिए बैंक का, इतना काफी है। बोलो समझ गए? देखो कितने अच्छी तरह बता रहे कि IFSC MICR स्विफ्ट, ये इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। IFSC का यूज होता है इंटरनेट बैंकिंग, बताया आपको, RTGS नेफ्ट, इसका यूज होता है ECS के लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, बोलो जी बताया आपको। और दोस्तों इसका यूज होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, मतलब एक देश से दूसरे देश अगर आपको पेमेंट या वित्तीय सूचना का आदान प्रदान करना है, अंतरदेशीय वित्तीय लेन देन या वित्तीय सूचना का आदान प्रदान, अगर आपको एक देश से दूसरे देश कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आदान प्रदान, तब भी आपको यही चाहिए, आदान प्रदान। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है एक बैंक को दूसरे बैंक विदेश में, तो तब भी चाहिए MICR स्विफ्ट कोड। हाँ बोलो, चलो दोस्तों BIS क्या है, दिस इज कॉल्ड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बस फुल फॉर्म याद रखो, बाकी कुछ नहीं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। चलो दूसरा पॉइंट बता देते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर, तो BIS एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, फुल फॉर्म तो ऐसे ही होगा इसका, आप हिंदी में लिखना चाहो देवनागरी में लिख लो। इसका हेडक्वार्टर है बेसल नाम का एक शहर है स्विट्जरलैंड में, तो इसका हेडक्वार्टर है बेसल स्विट्जरलैंड। दोस्तों BIS की स्थापना हुई 17 मई 1930। हम BIS को कल हमने RBI पढ़ा था, RBI को मैंने एक नाम दिया था, बैंक ऑफ द बैंक्स, जल्दी बोलो, बैंकों की बैंक। ऐसे हम BIS को केंद्र बैंकों की बैंक कहते हैं, केंद्र बैंकों की बैंक कहते हैं, मतलब इसे हम बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक्स कहते हैं। मतलब क्या है, थोड़ा आइडिया दें क्या? BIS एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जैसे ध्यान सुनो मुझे, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी एक इंटरनेशनल लेवल का एक वित्तीय संस्थान है जिसे हम बोलते हैं BIS। और BIS का काम है पूरे वर्ल्ड में जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनकी जो केंद्र बैंक है, एक ही बार बोलेंगे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, जितने भी सदस्य देश हैं इसके, उनकी जो केंद्र बैंक है, उन केंद्र बैंकों के लिए BIS कुछ दिशा निर्देश देता है। क्या देता है? कि केंद्र बैंक इन गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपनी बैंकों से इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाएं, जिससे बैंक लंबे समय तक चल पाएं, लॉस कम से कम हो, तरलता नगद हमेशा उपलब्ध रहे और बैंक्स डूबे ना। और उन्हीं को बोलते हैं BIS ने बनाए, उन्हीं को बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स किसके द्वारा बनाए गए? BIS। अभी मौका मिले और चुल्ल ज्यादा हो, दोनों बातें याद रखना। क्या बोला मैंने? मौका मिले और चुल्ल ज्यादा हो तो आप बेसल नॉर्म पढ़िएगा आप, तो आपको पता चलेगा बेसल नॉर्म क्या है। बाकी मैंने सरल भाषा में बताया कि बेसल नॉर्म्स क्या है। फिर से एक बार, बेसल स्विट्जरलैंड में एक शहर है जहां BIS का हेडक्वार्टर है। तो BIS ने 1978 में एक समिति बनाई थी, बेसल समिति ऑन बैंकिंग सुपरविजन। क्या करना है, अंदर घुसेंगे तुम पढ़ जाओगे, इतना से सुन लो। तो BIS जो है उसने एक का बनाया बेसल नॉर्म। बेसल नॉर्म क्या है, बस एक लाइन में, BIS के द्वारा, नॉर्म्स का मतलब है नियम, तो BIS के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे नियम है जो सभी केंद्र बैंकों को अनुपालन करना है, जो इसकी सदस्य देश हैं, जिससे केंद्र बैंक उन नियमों को अपने बैंकों द्वारा अनुपालन करवाएं और बैंक लंबे समय तक चल पाएं, बैंक लॉस को भरपाई कर पाएं और बैंक में तरलता, लिक्विडिटी बनी रहे और हमेशा लाभ में रहें। तो ऐसे नियम बनाए, उन्हीं को बोलते हैं बेसल मानदंड या बेसल नियम। मतलब आप समझ गए कि बेसल नियम क्या है। बोलो जी यस। एंड द नेक्स्ट इज NPCI। दिस इज NPCI, दिस इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये भारत सरकार की कंपनी है, 2008 में बनाई गई, भारत सरकार की कंपनी है, 2008 में बनाई गई। एक ही लाइन में बोलेंगे NPCI क्या है, एक ही लाइन में सुन लेना बस। पूरे भारत में जो भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं, खुदरा भुगतान, इसे भी मैं समझाऊंगा। रिटेल पेमेंट्स, खुदरा भुगतान का मतलब है कि आपने ATM से पैसा विड्रॉ करा, आपने किसी दोस्त को पेटीएम कर दिया, आपने किसी को इंटरनेट बैंकिंग से भेज दिया पैसा, इनको बोलते हैं रिटेल पेमेंट्स, खुदरा भुगतान।
जो इंडिविजुअल्स करते हैं आपस में। आपके पास एसबीआई का एटीएम है, आप पीएनबी के एटीएम मशीन में गए और पैसा निकाल के ले आए, इन सारी चीजों पर अपनी नजर रखता है एनपीसीआई। दोस्तों आरबीआई के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है ये, सारी चीजें आरबीआई करेगा तो आरबीआई पगला नहीं जाएगा। हाँ दोस्तों, तो भारत सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर बना दिया एनपीसीआई। और बढ़िया बात बताते हैं, आप सभी लोग यूपीआई यूज करते हैं, आप सभी लोग रुपे कार्ड यूज करते हैं। रुपे, क्या आपने कभी भीम ऐप यूज करी? भीम ऐप यूज करी? ये एनपीसीआई नहीं बनाई, ये एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें हम जो यूपीआई यूज कर रहे हैं, यूपीआई बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिन्हें नहीं पता वो लिख लें, तुम्हारे पेपर में इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं। तो यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। रुपे कार्ड देखा सबने? आज पहली बार तुम रुपे का फुल फॉर्म सुनोगे, तो मेरे पता भी नहीं था कि इसका फुल फॉर्म भी होता है। बोलो हाँ, रुपे का फुल फॉर्म होता है रुपी एंड पेमेंट, रुपी एंड पेमेंट, इसलिए ऐसे लिखते हैं रुपे, रुपी एंड पे पेमेंट। बहुत ज्ञान है ना मेरे अंदर, नहीं मानते तुम लोग हैं? लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स का। बोलो यस, आगे तुम्हारे पास हमसे ज्यादा ज्ञान है? आप लोग को हिस्ट्री भी आती, ज्योग्राफी भी आती, पॉलिटी भी आती, इकोनॉमिक्स भी आने लग रही है। तो बताओ दोस्तों, हमें तो कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स के अलावा। तो बताओ ज्यादा ज्ञान किसके पास हुआ? आप लोगों के पास हुआ। हम कह रहे हैं आपके पास, आप कह रहे हैं हमारे पास। नहीं दोस्तों, आपके पास ज्यादा ज्ञान है ना, आपके पास। मैं मानूंगा नहीं, अगर मेरे अंदर इतना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है भाई, राइट। तुम 100 क्वेश्चन में से तुम 80 कर सकते हो और हम 100 में से 7-8 ही कर सकते हैं। बताओ किसके पास ज्यादा ज्ञान है? अरे छोटू, आपको बोल दो हमारे पास ना। तो दोस्तों हमारे देश में जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो रुपे है, रुपीयन पेमेंट कार्ड, और जो भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप है। जैसे फोन पे गूगल पे होता है, ऐसी भीम ऐप है। कोई यूज करता है भीम? हाँ, तो भीम दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है। और ये सारे प्रोडक्ट्स एनपीसीआई ने बनाई। तो एनपीसीआई एक कंपनी है और वो सारे ये काम एनपीसीआई की देन है कि यूपीआई, भीम और ये सब बनाई। बहुत सारी चीजें, सीटीएस, एनएसीएच, बीबीबीएस, अभी बताएंगे, दोबारा बच जाएगा एनएफएस। इतना कहीं बनाना दोस्तों, फिलहाल इतना काफी है। लास्ट काम है एनपीए। बस यहाँ पे खत्म करेंगे बैंकिंग को, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है आप लोगों को। बोलो जी यस। आज हमें शुरू करना था, लेकिन हमारा भाव प्रकट हुआ और हमने कहा थोड़ा और ज्ञान देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, इसलिए ये सब पढ़ा रहे हैं आपको। बोलो जी यस। दोस्तों एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हिंदी में लिख लो, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 1930, 17 मई 1930, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। एक लाइन में बोलेंगे क्या होता है, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। बोर्ड पे जगह नहीं बची, मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। एक लाइन में बताएंगे और आप सीख भी जाओगे। बैंक ने अपने किसी ग्राहक को लोन दिया, चाहे वो कोई बंदा हो सकता है या वो कोई कंपनी हो सकती है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या? या वो कंपनी हो सकती है। बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया या किसी कंपनी को लोन दिया, बोलो दे दिया। उस व्यक्ति या उस कंपनी को आज कितनी तारीख है? 12/12/2025। दोस्तों उसे आज बैंक को पैसा देना था, प्रीमियम, इंस्टॉलमेंट, किस्त। लोन लेते तो किस्त देते। दोस्तों उस बंदे को आज बैंक या कंपनी को आज बैंक के लिए हुए लोन का किस्त देना था। किस्त में दो चीजें होती हैं, एक ब्याज और एक मूलधन, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। समझते हैं दोस्तों? अगर किसी बंदे ने या कंपनी ने बैंक से लोन लिया है ना, और आज उसे लोन देना था, वापस किस्त देनी थी, चाहे ब्याज या मूलधन या दोनों, फिर से चाहे ब्याज या मूलधन या दोनों, लेकिन उसने आज नहीं दिया बैंक को। आज, कल भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, 10 दिन हो गए नहीं दिया, 50 दिन हो गए नहीं दिया, 80 दिन हो गए नहीं दिया, 90 दिन हो गए नहीं दिया। आफ्टर 90 डेज, मोर देन 90 डेज, अगर बैंक की किस्त ना आए लोन की, तो बैंक कहती है उस लोन को एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बोलो समझ में आ गया? बात खत्म, बस इतना याद रखिए, बाकी कुछ नहीं करना। तो बैंक ने अपने किसी ग्राहक को, चाहे व्यक्ति को या कंपनी को, जो लोन दिया है, जो उस बंदे को लिए हुए लोन की किस्त देनी थी, किस्त में चाहे ब्याज या मूलधन या दोनों, अगर 90 दिनों से अधिक हो जाए और ना आए, तो बैंक उस लोन को कहती है मेरा एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट्स इट। बोलो क्लियर? तो दोस्तों यहां पर हम बैंकिंग को विराम देते हैं। और अब आप लोगों ने बहुत सारे सवाल लगाए होंगे बैंकिंग से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। बोलो जी हुए या नहीं? हाँ? अच्छा, एक सवाल इनका कि कितने रुपए तक ना दे तो एनपीए हो जाएगा, तो कुछ भी अमाउंट हो, इससे कोई लिमिट नहीं है, ठीक? तो 90 दिन है बस। क्या किस्त 90 दिनों से ज्यादा ना आए तो 90 दिनों बाद बैंक कहती है दिस इज एनपीए, दैट्स इट। चला जाए? चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल इनकम। नए पेज पे नया चैप्टर लिखो, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। और जल्दी से किसी का कोई प्रश्न हो मनी बैंकिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ, वो लंबी चौड़ी बातें हैं, वो मैं पढ़ाने का मूड नहीं है मेरा। नहीं, जब तुम्हारा एनपीए हो जाए तो तुम हमें बता देना, तुम समझा देंगे। यदि मान लो 90 दिन से ज्यादा हो जाए, वो नहीं देगी, तो आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा वो हम बाद में बता देंगे। जब तुम पहले लोन लो, उसे डकारो, लोन लो और उसे डकार जाओ, उसके बाद जब बैंक तुम्हारा पीछा करे तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें समाधान बताऊंगा, सही है कि नहीं? हाँ? तुम लोगों को लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम लोग फुकरे हो। कह रही कि हम लोगों को लोन मिलेगा, हमने कहा नहीं मिलेगा। कह रही क्यों? अरे तुम फुकरे हो इसलिए। क्योंकि लोन लेने के लिए आपके पास कोई इनकम का स्रोत भी चाहिए, या फिर संपत्ति होनी चाहिए। वो तुम्हारे पापा के नाम है, तुम्हारे नाम तो वो भी नहीं है। अब वो कर सकती तुम, उसके लिए तुम्हें बैंक को, फिर उसके लिए तुम्हें बैंक को, जैसे मैंने मुद्रा बैंक लाया था, तो फिर बैंक को तुम्हें जैसे
आप मुद्रा बैंक के माध्यम मुद्रा लोन लेने जाइए, तो अगर आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कहेगी, जैसे मेरा एक भाई है, कजन मतलब हमारे गांव में, तो अभी वो क्या उसे वो निर्मा का काम करता था, निर्मा क्या काम करता था, गुजरात से निर्मा की बोरियां मंगवाता था, उसके अंदर पैकेट आते हैं 2-2 किलो 5-5 किलो के जितने भी, बाइक पे लोड करता है, ऐसे पीछे बोरी रखता है 2, सुबह सुबह निकल जाता है गांव में, फेरी लगा के बेच के आता है। तो तुम समझ गए कि दोस्तों हम भी तुम्हारे जैसे गरीब परिवार से आते हैं, कोई नेशनल इंटरनेशनल परिवार तो नहीं हमारा, तो ऐसे ही है हमारे खुद के बड़े भाई, बड़े पापा के लड़के गोलगप्पे बेचते हैं दोस्तों, हमारे खुद के बड़े भाई। इस बात तुम समझ जाओ, वो तो हमने अपने जीवन के सही उम्र पे बहुत अच्छी मेहनत कर ली, जो हमें ऐसे मंच मिल गया तुम लोगों को पढ़ा रहे। नहीं दोस्तों, हमारा आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम्हारा है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। हमारे बड़े पापा के 2 लड़के हैं, उनके दोनों लड़के गोलगप्पे बेचते हैं दोस्तों, तब तुम समझ जाओ कैसा सामाजिक आर्थिक परिवेश होगा हमारा। बोलो जी ऐसे, और इसको कहने में बिल्कुल शर्म भी नहीं आती, जैसे हैं तो हैं, उसमें क्या किया जाए। बोलो जी ऐसे। अगर हमारे पिताजी की नौकरी नहीं लगती, उनकी नौकरी ग्रुप डी में रही दोस्तों, जो लोग तुम्हें पानी पिलाने आएंगे जब तुम ऑफिसर बन जाओगे, वही काम हमारे पापा करते थे दोस्तों, ग्रुप डी में थे। लेकिन हमारे पापा ने बहुत शिद्दत से हमारे ऊपर पैसा खर्च किया, बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, और हमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी दोस्तों, औकात से ज्यादा हमने पढ़ाया और हमने पढ़ा, और हम बढ़िया काम हो गया हमारा। नहीं दोस्तों, हम भी टमाटर बेच रहे थे गांव में, यही करते हैं हमारे बाकी के जो गांव में लोग रह गए जो बाहर नहीं निकल पाए। बोलो जी यस। तो या फिर किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहे होते लेबरगिरी का। तो खैर अगर हम बात कर रहे थे, अबे राष्ट्रीय यानी कुछ और बातें कर रहे थे। हाँ, तो हमारा जो भाई है, फिर हमने उसको थोड़ा सजेशन दिया, हमने कहा देख तू निर्मा बेचता है तो इससे क्या ही फायदा है, तेरी जिंदगी तो ऐसी बेकार रही। तो मैंने उसको दिल्ली बुलवाया, उसको दोस्तों 15 दिन की एक जॉब ट्रेनिंग दिलवाई एक कंपनी से, राइट। और आज उसकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, उसमें मैं भी एक इन्वेस्टर हूं, और आज हम लोग मिलकर कम से कम 10 आइटम बनाते हैं, जैसे एक सर्फ एक्सेल टाइप जो निर्मा टाइप जो होता है वो, एक लिक्विड हैंड वॉश, एक दोस्तों फ्लोर क्लीनर, एक टॉयलेट का जो हार्पिक टाइप होता है वो, एक डिश वॉश जो बर्तन धोने का लिक्विड, एक बर्तन धोने का साबुन। तो हमारी एक लोकल ब्रांड है जो हम अपने उत्तर प्रदेश के जालौन और झांसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसको बेच रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये फायदा है पढ़ाई लिखाई का। तो हमने जैसे तुमने कहा कि लोन कैसे मिलेगा, तो फिर हमने उसको सर्टिफिकेशन दिलवाया, तो सर्टिफिकेट के बेसिस पर उसने ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट मिला, उसने जाकर बैंक में लगाया और कहा कि हमें एमएसएमई बनानी है, तो उसे लोन मिल गया। तो तुम इस तरह से ले सकती हो लोन। ये सवाल था आपका। चलो दोस्तों, अभी ये पढ़ाई लिखाई हम तो अर्थशास्त्री है ना, तो हमारा तो काम ही है दोस्तों। तो फिर हमारे बड़े पापा कि तुम्हें हमने बोला तो है कि दोनों लड़के गोलगप्पे बेचते हैं, लेकिन तुम्हें बता दें उनका गल्ला कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का है, राइट। तो तुम सोचोगे ये कैसी भाई सब काम हो गई, तो गोलगप्पे बेचते हैं, इसका मतलब रोड पे खड़े होकर हम गोलगप्पे की ठेलियां नहीं लगाते। हाँ, 2014-15 में वो लोग यही करते थे। फिर जब हमने संज्ञान में लिया, थोड़ा मैच्योर हुए, तो फिर हमने बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस खोल दिया गोलगप्पों का। प्रयागराज के पास फैक्ट्री है हमारी। तो दोस्तों प्रोडक्शन हाउस मतलब हम एक दिन में कई लाख गोलगप्पे बनाते हैं, हमारे पास कम से कम 15+ लेबरर्स हैं, और फिर हम उन्हें पैक करते हैं, और फिर जो ठेलिया वाले जहां तुम्हें गोलगप्पे बेचते हैं, इन लोगों को हम बेचते हैं पैक्ड गोलगप्पे। सो दोस्तों दिस इज वन ऑफ माय बिजनेस सेगमेंट। तो ऐसे मेरे पास कई स्रोतों से पैसा आता है और बढ़िया मौज में मेरा जीवन चल रहा है। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ये मेरे सब्जेक्ट की विशेषता है, अर्थशास्त्र। अर्थ इज इक्वल टू पैसा, उसका शास्त्र। तो हमने ये तो पढ़ाई करी है दोस्तों। बोलो यस। अगर हम डॉक्टर होते हड्डियों के तो हड्डियां जोड़ रहे होते, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते तो बढ़िया कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर बना रहे होते। अरे बोलो यस ना। तो ये हम अपनी डिग्री का भरपूर उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, बाकी कुछ नहीं कर रहे कि किसी की भी किस्मत को 360 डिग्री बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बोलो यस। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अपने सब्जेक्ट को बहुत पढ़ा है, हजारों कंपनीज की केस स्टडीज करी है अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पर, पता है कि कौन सी कंपनी कैसे ग्रो करी, किस कंपनी ने क्या क्या किया। तो बहुत सारे काम है। ये मेरी खुद की बनी हुई शेड है, तो ये मेरा खुद का प्रोडक्शन है दिल्ली में। कमान यस ना, ये मेरा बहुत पुराना प्रोडक्शन है, कम से कम 7-8 साल हो गए इसको लगभग, है ना। तो हाँ, तो ऐसे जनरली जितने पहनते हैं वो मेरी खुद की प्रोडक्शन है। तो हाँ, इसलिए मुझे बोलते हैं मेरी शेड की कंपनी। तो दोस्तों ऐसा बहुत काम है, चलता रहता है दोस्तों। ये खैर आइए अपन करते हैं नेशनल इनकम ना। है नहीं, हम नाम बता सकते हैं लेकिन ऑन द कैमरा। अब हम एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहते क्योंकि हम बहुत एथिकल हैं। एथिकल है मतलब मुझे मतलब ऐसे कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से आपको जोड़ना नहीं है, इसलिए मैं कभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि एथिक्स इसको बोलते हैं, एथिकल। बोलो जी सुन। तो टीचर मस्ट बी एथिकल सबसे पहले, हर व्यक्ति एथिकल होना चाहिए। तो अपन को क्या ही करना दोस्तों, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है हमारा, क्या ही करना है सुन। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा कुछ काम नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कोई स्टूडेंट आया, कभी कोई आया, उसके पास एक प्रपोजल है, तो उस प्रपोजल को हमने समझा, उस पर थोड़ा काम किया और उसके साथ मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया, काम वो लोग कर रहे हैं। अपन क्या कर रहा है, पैसे में से हिस्सा मांग लेते हैं, खत्म बात। बोलो ठीक है, काम हम कुछ नहीं करते दोस्तों, मतलब सिर्फ हम सजेशंस देते हैं, आइडियाज देते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका पैसा लेते हैं, खत्म बात। बोलो जी सुन। जैसे नहीं हम देखा क्योंकि इतना हमारा खुद का काम है, पढ़ना है, पढ़ाना है, बहुत मेहनत करनी होती है। इकोनॉमी जैसा विषय है, रोज पढ़ना होता है 2-3 घंटे तो एटलीस्ट कम से कम। बोलो जी ये सब बात जल्दी बोलो बेटा। आरबीआई की कौन सी? नाबार्ड नहीं था, आरपीसीसी, एसीडी। अब डायरेक्ट तुम यार ऑप्शन नहीं बता देते यार, हमें तो यार पहली ऐसा 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 कभी कोई तो है नहीं। देखो तुम बोलते जाओ क्या है, रुक जाओ थोड़ा। आरबीआई क्या, तुमने सवाल क्या बोला? आरपीसीसी से मैंने कुछ बोला था ना अभी, एसीडी आरपीसीसी से। देखो तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी शाखा ग्रामीण बैंकों को विनियमित करती है? ग्रामीण बैंक विभाग, बैंकिंग विनियमन विभाग, सहकारी नियामक बैंक विभाग। यही होगा इसमें कुछ है नहीं, छोड़ दो, इनवैलिड है, कोई जरूरत नहीं है। इनवैलिड है बोल दिया ना, कोई बात नहीं। सेट में था इसका मानक ज्यादा है या मैं बोल रहा हूँ उसका मानक ज्यादा है, तो बोलो ओके गुरुजी धन्य है, निकल लो चुपचाप। नहीं समझे क्या? अगर कोई सवाल आया और हम कह रहे हैं कि छोड़ दो जरूरत नहीं है, इसका मतलब छोड़ दो दोस्तों। अब वो आगे बोला सर सेट में आया, तो जिसने सेट बनाया ना मतलब वो भी कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट ही होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नहीं मेरे तुम है कि नहीं, ये मतलब चलो दूसरा बोलते हैं अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो जितनी उसको इकोनॉमिक्स आती होगी ना, इसने सेट बनाया, इतनी इकोनॉमिक्स में 10 साल पहले भूल गया। सॉरी नहीं, हमें जवाब दे दिया कोई ग्रामीण बैंक विभाग, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी एक एसीडी और आरपीसीसी होता था, अब हमने उसे 1982 में नाबार्ड बना दिया, इसलिए मैंने पहले आंसर दिया नाबार्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इनवैलिड है, क्योंकि आरबीआई का कोई ऐसा विभाग है ही नहीं जो ग्रामीण बैंक का विनियमन करता है। हाँ भाई, क्योंकि हाँ कोई बात नहीं, तो ऐसा कोई विभाग है ही नहीं। आरबीआई ने 1982 में नाबार्ड बना दिया, नाबार्ड, और नाबार्ड को दे दिया काम कि ग्रामीण बैंकों को तुम देखो। बोलो जी यस। लेकिन मैं एक बात और आगे बताऊंगा जो तुम लोग को इतना सारा क्या ही पढ़ाना, कि वर्तमान में जैसे मैंने कल आपको बताया था आरबीआई की सब्सिडीज 5, डीआईसीजीसी, बीआरबी, एनएमपीएल, आरबीआईएच, रिबेट, इफ्ताज, याद है कुछ? तो बोलो क्या याद है? पहले नाबार्ड भी आरबीआई की सब्सिडरी थी, नाबार्ड भी
मतलब नाबार्ड आरबीआई के अंदर में था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नाबार्ड के 99% 9 कुछ करके मतलब मान लो सारे ऑलमोस्ट शेयर्स भारत सरकार ने खरीद लिए। दोस्तों पहले नाबार्ड आरबीआई के अंदर में था, आज नाबार्ड भारत सरकार के अंदर में है, बस खत्म बात। तो ग्रामीण बैंकों को रेगुलेट कौन करता है आजकल? नाबार्ड, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। और किसी का कोई सवाल प्लीज? पैसा तो नहीं देती राष्ट्रीयकृत करते समय, बस उसे स्टेटस देती है, बस स्टेटस कि अब वो सरकारी बैंक हो गई, अब तुम है तो कहीं ना कहीं सरकार उन शेयर्स को खरीदेगी भी ना। सेम वैसे ही है, प्राइवेटाइजेशन के उल्टा नेशनलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनी सरकार को पैसा देगी, तो नेशनलाइजेशन में सरकार उसको पैसा देगी, ऐसी कुछ ना। बाकी मेन स्टेटस क्या करना तुम्हें? खरीदना है क्या? बैठ जाओ चुपचाप। जो समस्या है बच्चों की, इसकी तुम भी अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा कीड़ा हो तो उसे बाहर फेंक दो कि भाई जैसे ने कहा कुछ नियम के अनुसार खरीदेगी बेचेगी, क्या करना भाई? मैं तुम्हें याद रख, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, 1980 में। 69 में 14 बैंकों का जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा थे, 80 में 6 बैंकों का जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा थे। बाहर में की दुनियादारी, एग्जाम क्वालीफाई करो, आगे बढ़ो। नहीं समझे वाली बात? थोड़ा हम बेबाक आदमी है लेकिन बात एकदम स्पष्ट बताते हैं। बोलो यस, नहीं समझे क्या? अरे बोलो यस, मतलब उतना ही पढ़ो जितना काम का है, सही है नहीं? जिस दिन अधिकारी बन जाओ, कुछ बन जाओ, सरकारी नौकरी आने लगे, बैठे हो दफ्तर में कोई काम नहीं है, तब ऐसा चुल क्रिएट करो कि तब फिर एक्स्ट्रा पढ़ो। मुझे लग रहा है ऐसा मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि बेटा सही कहा, नहीं गलत नहीं कहा, बुरा तो नहीं लगा, लगेगा भी तो क्या कर लोगे भी तुम। चलो दोस्तों अब मूड बना लेते हैं पढ़ाने का। लंबा थोड़ा यार, बहुत मेहनत लगेगी। किसका ये करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का इन्फ्लेशन पर प्रभाव क्या करेगा भाई जानकर? इंतजार करो, बता देंगे एक दिन, ठीक है बता देंगे। जब हम एक लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना फॉरेन ट्रेड, उसमें पढ़ाएंगे $1.50 से 70 का होगा और $1.50 से 40 का होगा। उसी समय एक लाइन और जोड़ देंगे, और अगर नहीं जोड़ पाए भूल गए तो तुम्हें याद दिला देना। करेक्ट? बाकी तुम्हें बता सकते हैं कि जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो हमारा इन्फ्लेशन जो हमारा लाइक करेंसी जब डेप्रिशिएट होगी तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लाइक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, और इंपोर्ट ज्यादा। बस तुम्हारा आंसर इसी में निकल गया, सही है। और एप्रिसिएशन के समय एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम। बचना हो गया जवाब आज के लिए इतना काफी। हाँ बोलो कौन सा सर आ रहा? हाँ बोलो क्या है? क्या ऐसे लिखा था क्योंकि ऐसी लाइन हमने भी पढ़ी थी। बढ़िया हो गया तुम्हारा। अब हम क्या करें? अब हम बात समझ गए तुम्हारी, तो हमने भी पढ़ा, हमने सेम लिखवा दी, तुम्हें क्या दिक्कत है? अभी मुंह क्यों बना रहा भाई? देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है, इसका सवाल तुम लोग को बताएं। 2020 ऑपरेटेड बैंक का सेकंड लास्ट पॉइंट देखो, मैंने आपको लिखा था, देखो ये बाद में देखना। मैंने आपको लिखा था 2020 में आरबीआई ने सभी सहकारी बैंक नहीं शहरी सहकारी बैंकों को और बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो ये कह रहे हैं कि सर जब सभी शहरी सहकारी बैंकों में बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक शामिल हो गया तो आपने बहुराज्य अलग से क्या लिखवाया? अब क्या करें यार, ऐसे लिखा था किताब में भी। ये कैसे मुंह बना रहा है? लोग के सामने भी ऐसे मुंह बनाएगा, लग जाएगी किसी के साथ, याद रखना ऐसा नहीं। अरे थैंक यू बोलना मुझे, देखो निकली उसके अंदर से। वो जब भी बीवी कुछ भी लेकर आए बनाकर या कुछ भी पोस्ट कर, तो चाहे मनो या नहीं थैंक यू बोल दो। देखो कहेगी बस इसी के साथ रहूंगी जिंदगी भर। तो जवाब दे दिया, रुको तुम्हारे यहाँ पता तुम्हारी चुल्ली मिटेगी नहीं। देखो दिखाते हैं 2020 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव नो कोऑपरेटिव बैंक, और मैं बस ना लिख देता हूँ स्केड्यूल्ड। देखो सेम लाइन आएगी बेटा, पढ़ो हिंदी में करते हैं। लो 2020 में भारत ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम माध्यम रुक जाओ शहरी सहकारी बैंक और बहुराज्य शहरी सहकारी बैंक, सेम लाइन आई बेटे। चलो खत्म हो गई, कभी भी नहीं हुई। अब तो थैंक यू बोलो। देखो अभी भी नहीं बोला यार, यार बड़ा यार 10 आदमी यार नहीं देगा भाई। अब कह रहा शहरी सहकारी बैंक में बहुराज्य तो आ गया, तो बहुराज्य अलग से क्या लिखवा रहे भाई? ऐसे लिखा था, क्या करें यार। अब तो बोल थैंक यू धन्यवाद ना। बस देखो लिखा है वहां पे शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्य सहकारी बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण को काफी हद तक बढ़ाया, जिससे ये देखना। और यहाँ पे लिखा हुआ रुको, और नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है ना, तो लिखा क्या? नहीं छोड़ो, क्या करना दोस्तों, बस ऐसे लिखा है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये देखो दोस्तों, यहाँ से पढ़ा था मैंने द हिंदू से, यहाँ पे लिखा था साफ साफ, इसके अंदर आप पढ़ोगे अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू कम अंडर आरबीआई सुपरविजन। तो आरबीआई के सुपरविजन में इसका मतलब क्या हो गई? अनुसूचित हो गई। इसका दर्जा किसका मिलेगा? आरबीआई का। देखो अब ये यहाँ पे भी साफ साफ लिखा, रुको देखो हिंदी में मैं इसको करूंगा तुम समझ जाओगे। तो ये देखना, पढ़ो बेटा, सेम लाइन लिखी यार, तुम क्या ऐसी बात करते? रुक जाओ, ये पढ़ो, ये तुम्हारी यही तो समस्या थी। पढ़ो बेटा, पढ़ो ये क्या लिखा? लिखा है सभी शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सीधी निगरानी, इसका मतलब अनुसूचित का निर्णय लिया ऐसे अंदर। सही बेटे, उसको आइए आप पेजेस में है ना दोस्तों। चलो एनी अदर सवाल किसी का? तो मूड बनाने नहीं दे रहा है पढ़ाने का, नया चैप्टर शुरू करने का। कोई और सवाल किसी का? हाँ बेटा एक मिनट रुको। हाँ, जीविका से पैसा लेने पर रिटर्न ना करने पर आगे बोलो, बैंक इंटरफेयर करता है? करता है? पूछ रहे, बता रहे क्या कर रहे? तो मैं क्या करूं उसमें? अच्छा करता है नहीं करता है? ओके, अगर बैंक इंटरफेयर करेगा भी तो बैंक कुछ कर नहीं पाएगा। बाकी तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से पता नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि जीविका के माध्यम से जो महिलाएं लोन लेती हैं, जैसे बोलते हैं समूह लोन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो स्वयं सहायता समूह से लेते हैं, तो समूह लोन जो होता है वो एक्चुअली ग्रुप लोन, तो वो क्या होता है कि वो एक्चुअली क्रेडिट सोसाइटीज जो है, मैंने आपको कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ाया। अगली बार किसी घर में जीविका दीदी के माध्यम से कोई लोन ले तो उनके उसमें देखना कोई ना कोई कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से वो लोन दिया जाता है।
बोलो जीएस। और चूंकि वो लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्या होता है, क्या करता है कि वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो ओके ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन होता है, गैर सुरक्षित ऋण होता है। क्या होता है, गैर सुरक्षित। इसका मतलब अगर आपने लोन ले भी लिया और नहीं दे रहे तो कुछ नहीं करता, ये सुरक्षित है, गैर सुरक्षित है। राइट, एनी अदर है? हाँ, कोर बैंक कुछ नहीं था, सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये पूछो तुम कोर बैंक क्यों कह रहे हैं, आप पता तुम मुझे कहना चाह रहे, लेकिन पूरा सुनना चाहते थे। सीबीएस इन्होंने पूछा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है कि चूंकि हर बैंक एक दूसरी बैंक से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, राइट, बस इसी को बोलते हैं सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अभी आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड होता है और एचडीएफसी बैंक से के एटीएम कार्ड मशीन से निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरी बैंक इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दैट सिस्टम इज कॉल्ड सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। मुस्कुराते दो फिर यार जरा पहले भी जरा ये मुस्कुरा रहा है, ज्यादा नहीं चलना। किसका था है, स्टैंडर्ड मनी। क्या करोगे जानकर, स्टैंडर्ड मनी कुछ नहीं होता यार, क्वेश्चन दिखाओगे तभी बता पाएंगे, ऐसा कोई नाम नहीं है ऐसा। वही मतलब ऐसा तो ये कह सकते हैं जो करेंसी आरबीआई सरकार के द्वारा ही जारी हुई उसी को हम स्टैंडर्ड मनी कहेंगे। हम कह सकते हैं सर आंसर होगा सभी करेंसीज को स्टैंडर्ड मनी कहेंगे। आर्टिफिशियल मनी, आर्टिफिशियल मनी, आर्टिफिशियल करेंसी है, आर्टिफिशियल मनी पता नहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे एसडीआर को भी आर्टिफिशियल करेंसी कहते हैं, ऑप्शन में एसडीआर भी था क्या, था? बस वही आंसर है। तो दोस्तों एसडीआर कभी पढ़ा था आपको, एसडीआर क्रिप्टो पढ़ा था? तो क्रिप्टो नहीं, क्रिप्टो नहीं दोस्तों, उसे नहीं कहेंगे, तो उसे नहीं कहेंगे, उसे इंटरनेट बेस्ड मनी कहेंगे। क्रिप्टो को हम वर्चुअल मनी कहेंगे। दोस्तों मैंने जो सीबीडीसी और क्रिप्टो पढ़ाया था उसे हम वर्चुअल मनी कहेंगे, आभासी मुद्रा, आभासी मुद्रा, राइट। चलो दोनों एक ही है, लेकिन अगर हम इसे डिजिटल पेमेंट बोल रहे हैं तो जो मैंने आईएमपीएस बोला था ना अभी, उसके माध्यम से आप पैसा भेज रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट। और यूपीआई इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट, मतलब डिजिटल पेमेंट एक बड़ा हिस्सा है और यूपीआई उसी का एक अंदर आता है। ई रूपी, ई रूपी नहीं कह सकते आप उसे, ई रूपी तो हम सीबीडीसी को बोलते हैं बस। ई रूपी मतलब जो नोट है वही इंटरनेट बेस्ड हो, दैट इज ई रूपी, उसे हम ई रूपी नहीं कह सकते। हाँ वही वर्चुअल है, वही वर्चुअल है, वो भी वर्चुअल है, लेकिन हम उसे ई रूपी नाम नहीं देंगे क्योंकि हमारी सरकार नहीं देती। वैसे जितना आता है तो मैं बस पूरा काफी है, बैठो यार, नहीं है काम, कोई काम नहीं, कोई काम करो तो हम एंटरटेन करते बताते हैं आपको। तो दोस्तों नेशनल इनकम को शुरू करें, बाकी की जनता हमारी बोर हो रही है बेचारी, है ना, हम जान रहे हैं इनके देखो मुंह कैसे लटके बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसी डाउट्स भी क्लियर करने जरूरी है। लेकिन कोई अच्छा डाउट मिला नहीं मुझे, है कोई अच्छा डाउट मिला नहीं, बस थोड़ा सा एक उसका क्वेश्चन मिला बढ़िया सा। तो चलो खैर, नेशनल इनकम में पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। तो पहले कुछ तथ्य इससे रिलेटेड, राइट। जैसे सबसे पहला तथ्य मेरे साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहला तथ्य यह है कि भारत में नेशनल इनकम का मापन जो है वो एनएसओ करता है। तो भारत में नेशनल इनकम का मापन एनएसओ करता है। एनएसओ क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आज बात नहीं करूंगा। फुल फॉर्म बताइए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय। कोई समस्या ना? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मॉस्पी, वेरी लवली। कौन सा मंत्रालय है? मॉस्पी। चलो दूसरी बात, भारत में जो नेशनल इनकम का मापन है, इसी में ऐसे करके लिख सकते हैं, यह क्वार्टरली, क्वार्टरली बोले तो तिमाही, या हम कहें नहीं यानी एवं वार्षिक होता है। क्या ये पॉइंट समझ गया? मैं बताऊं, समझ गए कि भारत में जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो कैसे होता है? तिमाही या यानी और वार्षिकी। मतलब भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े आते हैं वो या तो नहीं, वो 3 महीने और साल भर, मतलब साल में 5 बार आते हैं कुल मिलाकर। नहीं समझ पाए? 5 बार, राइट। तो जैसे अगर हम बात करें तिमाही का मतलब है कि हर क्वार्टर के एंड में, जब क्वार्टर खत्म होता है, और साल के एंड में 1 अप्रैल से 31 मार्च जब हमारा वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है तब। ना दोस्तों, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, और आगे ये कि अगर हम बात करें हमारे देश में नेशनल इनकम की, तो भारत में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहली बार नेशनल इनकम का मापन, तो हमारे देश में सबसे पहली बार नेशनल इनकम का मापन किया दादा भाई नावरोजी ने। दादा भाई नावरोजी, और दादा भाई नावरोजी ने जो नेशनल इनकम का मापन किया, नावरोजी ये किया 1867-68 में। सही है। दादा भाई नावरोजी को हम भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, और सरोजिनी नायडू को ग्रैंड ओल्ड विमेन। सही है। दादा भाई नावरोजी साहब ने 1901 में एक किताब भी लिखी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और मेरे प्यारे साथियों, इस किताब में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कर्षण। आप हिंदी में ही लिखें, लिखना है आपको, धन का निष्कर्षण, कि कैसे हमारे हिंदुस्तान से अंग्रेज हमारे इंडिया का धन विदेश ले गए और इंडिया को कंगला बना दिया। और दोस्तों जब इन्होंने 1867-68 में पहली बार नेशनल इनकम निकाला, तो सुन के और सोच के बड़ा बुरा लगता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना शासन शुरू किया 1757 से, बाय बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी। और दोस्तों 1757 से लेकर सोच के देखिए आप 1867-68 100 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक ब्रिटिशर्स ने कभी राष्ट्रीय आय का मापन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राष्ट्रीय आय का मापन करते तो राष्ट्रीय आय से यह पता चलता है कि देश की इकोनॉमी कहां है, देश की इकोनॉमी की हालत क्या है, देश की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो अगर अंग्रेज राष्ट्रीय आय का मापन करते तो पता चल जाता कि भारत की अर्थव्यवस्था तो गर्त में जा चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों इस समय जो पर कैपिटा इनकम निकल के आई प्रति व्यक्ति आय,
उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता होगा कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय पता होगा क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब है एक बंदे की आय। तो यदि मैं पूरे देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दूं तो वो उसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? उसे प्रति व्यक्ति आय। सही बात है दोस्तों, पूरे देश की आय को कुल जनसंख्या से क्या दे दूं? भाग, तो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय। कोई समस्या दोस्तों? हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसे 20 रुपए बची। और आपको मैं आगे जो सेंटेंस बता रहा हूं उससे तुम्हारा दिल दहल जाएगा कि मेरे प्यारे साथियों, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, मतलब जब मुगल से भारत में 1757 से पहले, और तो और दोस्तों तुम्हारा दिमाग सन्न हो जाएगा। और वो ये कि पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं 18वीं शताब्दी के बीच में आए। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली शताब्दी से लेकर लगातार 17वीं शताब्दी तक पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 25 से 30% इंडिया का कंट्रीब्यूशन होता था। मतलब जो तुम्हें आज यूएस और चाइना दिखाया ना कि हमारे आगे बंदर के बराबर भी नहीं थे, मतलब क्या कहा मैंने? 25 से 30% पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी थी, पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता था, मान लो पूरे वर्ल्ड में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है, उसमें से 25 से 30 रुपए का योगदान कौन देता था? भारत देता था दोस्तों। हम उस देश के निवासी हैं, लेकिन अंग्रेजों ने दोस्तों हमारे हिंदुस्तान की ऐसी लंगा लगा दी कि आज हम लोग खत्म हो चुके हैं भाई साहब। और 1867 में 20 रुपए एक बंदे की प्रति व्यक्ति आय बची बस। सो दिस इज कॉल्ड द इंडिया की इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। नाउ हम आगे चलते हैं, भावनाओं में मैं थोड़ा कम रहता हूं। नेक्स्ट लिख लो, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से मापन। आप पूरा सेंटेंस लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन, मतलब भारत में पहली बार साइंटिफिक मेथड से राष्ट्रीय आय का जो मापन हुआ वो किया प्रोफेसर VKR.V. राव ने। प्रोफेसर VKR.V. राव, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1931-32, 1931-32, 1931-32। भाई नेक्स्ट लिखिए, हमारे भारत में सर्वप्रथम औपचारिक विधि से, नहीं, राष्ट्रीय आय का औपचारिक आकलन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का औपचारिक आकलन। औपचारिक का मतलब समझ पा रहे हैं? औपचारिक का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख लो ऑफिशियल एस्टिमेशन। बाकी समझ लो दिमाग में, सरकार की तौर पर, सरकार के द्वारा आकलन। मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का सरकारी तौर पर आकलन, जो मतलब सरकार ने आकलन किया, नहीं देखा अगले दोस्तों, सरकार ने कभी भी मेजर नहीं की नेशनल इनकम, तो हम कह रहे हैं औपचारिक आकलन। और सबसे शुरू हो गया लगातार, दैट इज 1949। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी। आप पूरा नाम लिखेंगे, जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी। और नेशनल इनकम कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे PC महालनोबिस। PC महालनोबिस पूरा नाम है इनका, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और दोस्तों भारत में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, नेशनल इनकम कमेटी। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं सो दैट आप लोग लिख पाएं कि राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई। और उस नेशनल इनकम कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कलकत्ता वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, और इन्होंने, ये महान स्टैटिस्टिशियन थे, इन्हीं के नाम पर भारत में राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 जून 29 जून, तो इन्हीं के नाम पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस भी मनाया जाता है। आप पूरा लिखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, राइट। और दोस्तों इन्होंने ISI की स्थापना करी। पाकिस्तान वाला ISI नहीं है भाई, ये दिस इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ये है कलकत्ता में। तो आप लिख सकते हैं कोलकाता में। कई बार आप अपने एग्जाम्स में देखते होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, ये संस्था कहां स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या तो वो संस्था नई अभी न्यूज में रही है, या वो कहीं ना कहीं जीके से रिलेटेड है, सिर्फ वो पूछा जाता है। क्योंकि भारत में तो हजारों संस्थान है, आप हजारों संस्थान कहां पर है इसको याद करोगे, बवाल मच जाएगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा कि हमेशा वे चीजें क्वेश्चन में आती हैं जो चीजें क्या हो, जो चीजें या तो अभी न्यूज में रही हो या बहुत प्रसिद्ध हो। जैसे एग्रीकल्चर में कोई इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस है, या वो कहीं न्यूज में रहा, दोस्तों वो पूछ लिया जाएगा। क्योंकि हमारे भारत में तो हजारों लाखों इंस्टीट्यूट हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन कहां पर है, और देखते हैं हर बार एक दो सवाल तो आते हैं, बोलो जी। तो आप लोग, मैं अगर आप लोग मेरे तरीके से पढ़ो तो शायद कुछ कल्याण हो सकता है। आप मेरे तरीके से मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो। मैं बस यही कहता हूं अपने स्टूडेंट से, पता नहीं क्यों कहता हूं, क्योंकि शायद मैंने भी हमेशा से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई ही करी। कि अब मैं तो तुम्हें बताया था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया, तब से कोचिंग में पढ़ा रहा दिल्ली में। उससे पहले मैं 12th क्लास में था तो झांसी में पढ़ाता था 3 घंटे 4 से 7, है ना, छोटे छोटे बच्चों को। तो मैं क्या करता था, सोचने वाली बात है, तो मैं क्या करता था, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करता था। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे, पिछले 10 साल के पेपर उठाए, उन पेपर को अच्छी तरह एनालिसिस किया, एक आध महीने लिया, एक दो दिन नहीं, जितने दिन तुम ऐसे बर्बाद करते हो, उनको एक आध महीने पढ़ा, पूरा सेक्शन बनाया, और एक एक सेक्शन पर नजरें रखी, और देखा कि यार इस सेक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उन चीजों को मजबूत कर लिया, और पेपर में गए, पेपर फाड़ के आ गए, खत्म बात। मुझे लगा आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आजकल के बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं वो बिना कोचिंग के सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो लोग आज जैसे कोचिंग कर करके भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। समस्या क्या है, क्योंकि जब आप कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हो तो आपके हाथ पर आपने काट लिया अपने, अर्थात आपने अपनी जो आत्मनिर्भरता थी वो दोस्तों आपने कोचिंग को दे दी, और आप आत्मनिर्भरता बंद हो गई। बोलो जी, अब आप कोचिंग पर डिपेंड हो गए। कोचिंग में आए तो टीचर ऐसे मिल गए जिनका खुद नहीं हुआ, तुम्हारा क्या करेंगे दोस्तों, फिर आप तुम और बहक गए और ऐसे डाइवर्ट होते गए। इसलिए आप अपने ऊपर भी तो ट्राई करें, अपना भी तो काम करें। आप कोचिंग में आने से आपको जल्दी सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब आप डबल मेहनत कर रहे हैं। बोलो जी। लेकिन क्या होता है, आप सब जानते हैं, मेरी बात से सहमत भी हैं कि हाँ सर, कोचिंग में आने के बाद हम अपने ऊपर निर्भरता बंद कर देते हैं। बोलो जी। अब आप सिर्फ कोचिंग और शिक्षक पर निर्भर हो तो कैसे ही होगा यार। अगर आपने कोचिंग पर भी निर्भर हो और अपनी निर्भरता भी रखी। संख्या नाम की एक जर्नल भी पब्लिश करी थी इन्होंने, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। संख्या नाम की एक जर्नल, मतलब आप सरल भाषा में समझ लो मैगजीन, तो इसको संख्या नाम की एक मैगजीन भी पब्लिश करी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार एग्जाम में कि प्रसिद्ध जर्नल संख्या या पुस्तक किसके द्वारा छापी जाती थी, किसके द्वारा, पुस्तक तो नहीं कहेंगे, मैगजीन कहेंगे, PC महालनोबिस। दोस्तों दिस इज कॉल्ड, अच्छा थोड़े से और फैक्ट्स बताएं आपको, तो आप नेक्स्ट लिख सकते हो, राष्ट्रीय आय के जनक, फादर ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के जनक दोस्तों हम कहते हैं रिचर्ड स्टोन। कभी कभी कुछ लोग साइमन कूजनेट को भी राष्ट्रीय आय का जनक कहते हैं, और लेकिन मैं रिचर्ड स्टोन को ही बोलता हूं। तो रिचर्ड स्टोन राष्ट्रीय आय के जनक है, रिचर्ड स्टोन। इनको दोस्तों नोबेल प्राइज भी मिला है, और इनको नोबेल प्राइज मिला है, इन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन की कुछ विधियों पर रिसर्च करी, और उस पर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, और हमें पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रीय आय का जनक कहते हैं, दैट इज रिचर्ड स्टोन। थोड़ा और बताएं क्या, देखो दोस्तों, पहले थोड़ा इसको सुन लेना, बाद में समझ में आएगा कि क्या है। मैं पूरी लाइन लिखवा दूंगा, जब पूरी शिद्दत से सुन लो वरना समझ नहीं पाओगे। क्या हुआ कि 2015 में, कब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, संयुक्त पूरे वर्ल्ड में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए
राइट दोस्तों, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन्हें 1984 में नोबेल प्राइज मिला था, इन्हें 1984 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय के मापन की कुछ विधियां बनाई, कुछ मेथड्स बनाए, जिन मेथड्स को हम बोलते हैं एसएनए 2008, एसएनए 2008। तो हमारे यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु, राइट दोस्तों, एसएनए 2008 बनाए, जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008। ये क्या है एसएनए 2008? एक लाइन में पकड़ो, एसएनए 2008 का मतलब है राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां हैं इसमें कुछ, मतलब कि देशों को राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन या मापन कैसे करना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन ने तैयार करे और 2008 में तैयार करे। बोलो क्लियर? तो हम बोलेंगे एसएनए 2008। पूरे वर्ल्ड में कई सारे विकसित राष्ट्र, यूएस, चाइना, रशिया, ऐसे विकसित राष्ट्र इस एसएनए 2008 के आधार पर अपने देश में राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन मापन करते हैं। तो भारत ने भी क्या किया कि 2015 में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए एसएनए 2008 की पद्धति को स्वीकार लिया। बस इतना आप याद रखना, बस पेपर में यही आएगा। बोलो जी यस, तो लिख लो आप लोग, भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए एसएनए 2008 को स्वीकार किया, 2008 को स्वीकार किया। बस इतने फैक्ट्स नेशनल इनकम से रिलेटेड काफी है। बोलो जी यस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप लिखिए राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां। दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय का मापन है, इनको हम 3 विधियों से मापते हैं, राइट। पहला मेथड है उत्पाद विधि, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। इसी का हम दूसरे नाम से जानते हैं निर्गत विधि, निर्गत, या ऐसे भी पेपर में लिखा जा सकता है आउटपुट विधि, दिस इज आउटपुट मेथड। इसी का एक तीसरा नाम भी है मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि, जैसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आय के मापने की 3 विधियां हैं, प्रोडक्ट मेथड, या इसी का नाम है आउटपुट, या इसी का नाम है वैल्यू एडेड, मूल्यवर्धन। क्या है बात बताएंगे। नंबर 2 आय विधि, इनकम मेथड, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं वितरण विधि, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड द थर्ड इज, जो तीसरा तरीका है व्यय विधि, दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, या इसी का एक और नाम भी है उपभोग विधि, कंजम्पशन मेथड, CONSUMPTION, कंजम्पशन मेथड। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में नहीं, अब हम बात करें तो ये 3 मेथड हैं राष्ट्रीय आय के मापन के। आप ध्यान से सुनेंगे, सबने लिख लिया। राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं, एक है एवरीवन ऑन द बोर्ड, एक है उत्पादन के द्वारा। ध्यान से सुन लेना, पूरे देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है, अगर हम सभी उत्पादन के माध्यम से राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं इतना जान लो। दूसरा क्या है, आप सब लोगों ने जितनी भी इनकम कमाई, अगर मैं सबकी इनकम को जोड़ दूं तो उससे राष्ट्रीय आय निकल जाता है, आय विधि। और तीसरा क्या है कि अपन लोग जितना भी खर्च करते हैं, उस खर्च के माध्यम से भी राष्ट्रीय आय निकलता है। जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में आप थोड़ा सा लिख सकते हो, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा बाद में, यहां पे आप लिख सकते हो जीडीपी बराबर C+I+G+X-M। क्या मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था ये आपको? यस, इसे मैं यहाँ टच कर रहा, C+I+G+X-M। सही है? ये क्या है, सुन लो मुझसे थोड़ा सा, सुनाऊं क्या? C का मतलब है कंज्यूमर ने कितना पैसा खर्च किया, व्यय की बात कर रहे हैं ना, सही है। I का मतलब इन्वेस्टमेंट, और वो करता है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर ने कितना पैसा खर्च किया, कोई समस्या। G का मतलब है गवर्नमेंट ने रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स बनाने में कितना पैसा खर्च किया। और X का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट, और I का मतलब क्या है, इंपोर्ट। हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना पैसा खर्च किया। तो अगर हम देखें कि देश के कंज्यूमर्स ने कितना खर्च किया, प्रोड्यूसर ने कितना खर्च किया, और गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, और तीनों के खर्चों को हमने जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और जीडीपी निकल के आ गई, और इसी से हम निकाल लेते हैं नेशनल इनकम। कैसे निकालते हैं वो बाद में दिखाएंगे, फिलहाल इसको समझो जो भी पढ़ा रहे हैं। क्या ये बात समझ पाए? दूसरी बात, तो इनकम में मैं आइडिया दे दूं कि आप लोगों ने रेंट के माध्यम से, आप लोगों ने इंटरेस्ट ब्याज के माध्यम से, आप लोगों ने वेजेस मजदूरी के माध्यम से, आप लोगों ने प्रॉफिट लाभ के माध्यम से, आदि जितना भी पैसा कमाया, इन सबकी कमाई को जोड़ दो तो वो बन जाएगी राष्ट्रीय आय। नहीं समझेगा? जैसे मैं हूं तो दोस्तों, मैं लाइक एक तो केजीएस के साथ जुड़ा हूं तो मुझे मजदूरी मिलती है, इससे पैसा कमाता हूं। एक मैं बिजनेस कर रहा होता हूं, वहां से प्रॉफिट कमाता हूं। कल को आप जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, मजदूरी। या दोस्तों आपने लाइक कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से ब्याज जो आया वो हो गया, या आपने रेंट जो आया वहां से हो गया, तो आपने किसी भी प्रकार की इनकम कमाई। लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी प्रकार की इनकम का मतलब ये नहीं कि तुमने जुआ या तस्करी या किसी और गैर कानूनी तरीके से, स्मगलिंग, इन तरीकों से आपने पैसा कमाया। तो आप कानूनी
कानूनी तरीके से जैसे भी पैसा कमाते हैं और जिस पैसे को टैक्स देते हैं उस सारे पैसे की इनकम को जोड़ दो तो बन जाएगा राष्ट्रीय आय। थोड़ा आइडिया मिला है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखना इस मेथड में एनएसओ राष्ट्रीय आय कौन निकलता है, एनएसओ। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया। देखो मैं तीनों मेथड को आपको सिखा रहा थोड़ा सा कि नहीं तो एक एक मेथड पे एक घंटे का डिस्कशन होता है, वो जरूरत नहीं है दोस्तों। बस समझो पेपर में सवाल क्या आएगा मैं भी आइडिया दूं। आज ही आपको घर पे नेशनल इनकम के क्वेश्चन में एक नहीं 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे सेम। बोलो क्या क्वेश्चन क्या मिलेगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी विधि है या नहीं है। मिला गया बस दोस्तों। इस खोपड़े में बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टॉल है 5-6 लाख, उन्हीं में से आपको पढ़ाते रहते हैं बस बना के चीजें। तभी आपसे कहते हैं जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ो और आपको जो पूछना है वो भी पूछो। अगर काम का होगा तो बता देंगे, काम का नहीं होगा तो भी बता देंगे, क्योंकि तो अपन अपने तजुर्बे से ही बताएगा। कमांड सॉल्व तो ऐसे आप जैसे ऐसे का स्टैंडर्ड बनी मैंने क्या करोगे, कोई काम का नहीं, कभी पूछा जाएगा तो पूछा भी जाएगा तो एक दो चीजें छोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों। इसलिए याद करो। और मैंने पहले भी तुम्हें एक बात बताई रखी, जो तुम नहीं कर पाओगे वो कोई नहीं कर पाएगा। तो भाई की चिंता है दोस्तों, फिर तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओ। अरे बोलो ऐसा फिर तो वहाँ कंपटीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सही है, बस आप ईमानदारी से पढ़ो भाई साहब। और मैं ये भी जानता जिस डे 1 से लेकर आज तक आपकी इकोनॉमी बढ़िया हो रही होगी, बोलो जी ऐसे। और मैं ये भी जानता जो घर पे जाके क्वेश्चन नहीं लगाया वो एक नंबर का डैश है और डैश का अपने अनुसार फुलफिल करें, वो एक नंबर का डैश है। और आज मैं कह रहा लेकिन 4-5 साल बाद वो अपने आप को भी डैश बोलेगा। ये भी याद रखना कि हाँ मैं डैश था, ऐसे कि मैं ये कर लेता तो आज मेरा ये नहीं होता, बोलो जी ऐसे। इसलिए भाई साहब यहाँ कोई भी टीचर पढ़ा रहा है आपको आंख बंद करके नहीं पढ़ना, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तुरंत जाके क्वेश्चन लगाने हैं। और तो आप कितना अपडेटेड क्यों काम कर रहे हैं यार, कहां से लगाएं क्या करें। आप तो एआई से क्वेश्चन डालो, प्रॉम्प्ट डालो, क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, बोलो जी यस है। तो ऐसे होता है भाई साहब। तो ऐसे मेरे पास तमाम मैसेज आते थे रोज रोज। जैसे हमने एआई से सवाल पूछे, हमने कहा और कठिन सवाल दो, उसने और कठिन दिए, हमने कहा और कठिन दो, सर सारी हो गई, अब एआई कह रहा कोई क्वेश्चन नहीं बचे। तो फिर इसने किसी ने डाला कि आरबीआई के कार्य में इशूइंग करेंसी, तो एआई ने कहा कि कार्य में इशूइंग करेंसी लिख दिया। तो फिर उसने कहा हमारे भरत सर ने कहा था करेंसी नहीं होता है नोट्स होता है, कह सॉरी सिर्फ नोट्स होगा। दोस्तों ऐसा भी होता है, क्या बताया जाता है कमांड सॉल्व। तो आप पढ़िए तो आप देखिए सारे संसाधन आपके पास हैं। मोबाइल का यूज कुछ और काम के लिए छोड़कर इसके लिए भी करो भाई, नहीं समझेगा। तो जो तुम समझे पता नहीं हम बोल रहे थे भाई समझे कुछ और समझे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय का मापन कौन कर रहा है, राष्ट्रीय आय का मापन एनएसओ कर रहा है। तो एनएसओ देखता है कि एक साल में जो प्राइमरी सेक्टर है, एवरीवन कौन है प्राइमरी सेक्टर, उसने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, प्लस सेकेंडरी सेक्टर ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, प्लस टर्शियरी सेक्टर ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, उत्पाद विधि ना। और दोस्तों तीनों के टोटल प्रोडक्शन को जोड़ा तो ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर, और पी का मतलब तो प्रोडक्ट। ये लोग निकल के आ गया जीडीपी, और इससे हमने घुमा फिरा के निकाल लिया नेशनल इनकम। कैसे वो भी पढ़ाएंगे, उसकी चिंता नहीं करो। फिलहाल तीनों मेथड थोड़े बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए। बोलो जी ध्यान सुनना, एक राष्ट्रीय आय अपना यहाँ है, एक रास्ता है प्रोडक्शन के जरिए राष्ट्रीय आय तक पहुंच जाओ, दूसरा रास्ता है इनकम के जरिए राष्ट्रीय आय तक पहुंच जाओ, थोड़ा बताया आपको, और तीसरा है खर्च के जरिए आप राष्ट्रीय आय तक पहुंच जाओ। बोलो क्लियर, नोट करके लिख सकते हैं कि भारत में एनएसओ, नोट करके लिखिए, नोट डाल के, भारत में एनएसओ, भारत में एनएसओ, भारत में एनएसओ राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु, राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु उत्पाद विधि, उत्पाद विधि एवं आय विधि का उपयोग करता है, उत्पाद विधि एवं आय विधि का उपयोग करता है। लिख ले तू चुपचाप। मैंने कहा भारत में एनएसओ राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्पाद विधि एवं आय विधि का उपयोग करता है। क्या सर व्यय विधि भी जोड़ दें? अरे यार अजीब लोग हैं भाई। तो भाई देखिए दोस्तों, कोई नहीं ऐसा होता, भावना में ले जाते हैं बच्चे। देखो कितने मेथड है राष्ट्रीय आय के आकलन के, 3। कौन कौन से? आय, सही है। लेकिन हमारे देश में जो एनएसओ जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है तो एनएसओ कौन से विधि का यूज करता है, बस इतना याद रखो। मुझे लगा बीबी याद करने लगी, मेरी हिचकी आने लगी। ऐसा होता है क्या? पता नहीं होता, मुझे लगता है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता होगा, नहीं ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता होगा, या सांस वास की वजह से होता होगा। लेकिन हमारे गांव में कहते कोई याद कर रहा हो, दोस्तों कौन याद करेगा? बीबी याद करेगी और कौन करेगी? अबे तुम्हारी मम्मी याद करती होंगी वे, कैसे हमारी बीबी तो नहीं, हमें कैसे आती है? अबे तुम्हें भी चाहने वाला कोई ना कोई है, हमें भी है, मतलब बीबी आने के बाद थोड़ा बीबी से मोहब्बत चालू हो जाती है, राइट। अच्छा तुम्हें भी चाहने वाला कोई ना कोई है, देखो वहां से बोल रहे हैं, वहां से कह रहे हैं, वहां से कैसे बीबी नहीं हुई तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो है ही चाहने वाला, राइट। चलिए तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन 3 तरीके नहीं, राष्ट्रीय आय का आकलन की 3 विधियां हैं। अच्छा रुको, यहाँ पे हमने कहा था वैज्ञानिक विधि से, तो ये जो मेथड है उत्पादन आय व्यय, ये वीकेआर भी अलाउ नहीं दिए दोस्तों। ये मेथड किसने दिए? इन्हीं को बोलते थे वैज्ञानिक विधि, सही है, कोई काम का नहीं है ऐसे। तो मैं रखें, और लास्ट स्टेटमेंट कि चाहे हम उत्पादन से राष्ट्रीय आय निकालें या आय से निकालें या व्यय से निकालें, तीनों मेथड से राष्ट्रीय आय की वैल्यू सेम आती है। लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है। आइडिया दे दें कैसे, आइडिया दे दें आपको। सर्कुलर फ्लो याद करो वाला, इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज पर चक्रीय प्रवाहन, आप उसको मेरी नजर से देखना। पहले कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर्स को दिए उत्पादन के साधन, भूमि श्रम पूंजी संगठन, उत्पादक ने वहां प्रोडक्शन किया तो गुड्स एंड सर्विसेज दिए कंज्यूमिंग सेक्टर के लिए, बाजार में उत्पादन हुआ, पहला मेथड प्रोडक्ट। अब जब प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूमर से रेंट, भूमि श्रम पूंजी संगठन, उत्पादन के साधन लिए तो इसके बदले दिया साधन आय, रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट, वही मैंने बोर्ड पे लिखा था, रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट। बोलो जी दोस्तों, अब जब प्रोड्यूसर्स ने साधन आय के माध्यम से भूमि श्रम पूंजी संगठन के बदले किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी दी, कंज्यूमिंग सेक्टर उपभोक्ता क्षेत्र की बनी इनकम। क्या बनी? इनकम मेथड। पहले हुआ प्रोडक्शन, फिर बनी इनकम। जब इनके पास इनकम आई तो इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में थी उस पर क्या करी? खर्च, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। दोस्तों लुक एट दिस। तो इसका मतलब है उत्पादन, आय और व्यय के बीच में एक सर्कुलर रिलेशन है, चक्रीय प्रवाह है। बोलो जी यस। दोस्तों चाहे हम उत्पादन के रास्ते राष्ट्रीय में जाएं, चाहे आय या व्यय, तीनों आकर सेम वैल्यू बताएंगे। बोलो जय हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बस बस बेटे, नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रीय आय समुच्चय। राष्ट्रीय आय समुच्चय इनको कहते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। राष्ट्रीय आय समुच्चय, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय समुच्चय, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है जीडीपी एमपी, ये होता है एनडीपी एमपी,
ये होता है जीएनपी एमपी, ये होता है एनएनपी एमपी। दोस्तों जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी। दोस्तों अब हम अगले कुछ मिनट तक, हो सकता है आज पूरा और कुछ कल की क्लास में, हो सकता है आज ही, हम इन शब्दों को सीखेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम में। और दोस्तों जितना पढ़ाएंगे बस पेपर में वहीं से आएगा। तो मान लो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ गया जो हमने नहीं पढ़ाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। कौन सुना? तो अगर मान लो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप 7-8 करके आ जाओ, वो काफी है। आपको रणनीति वैसी ही बनानी है ना। अगर आप सोचो नहीं गुरुजी 12 के 12 होने चाहिए, दोस्तों तुम क्या हो सकता है मैं भी ना कर पाऊं, इसमें क्या है? बस ये बात है, बाकी कोई टीचर ऐसे बोलेगा नहीं, अपन साहब बोलता है तो भाई 12 में से हो सकता है 1-2 सवाल मैं भी नहीं आते हूं, कौन सी बड़ी बात है? कौन सुना? बाकी आपको तो जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई? 100, वो कह रहे थे 64-65, गधा है क्या? 200 में से 64, टोटल 200 नंबर का है। 200 मैं जनरल कैटेगरी की बताओ बस, 103 109 जेंट्स का, ठीक है। मतलब आप देखो तो आप समझ गए 50-55-60% कट ऑफ जाती है। 200 नंबर का था ना, प्रीलिम्स 200 नंबर का है? 200 में से 103 109 130, हम पीटी की बात कर रहे थे, कितना क्या था? 103। अबे टपोरी हो, इसी में इतना टाइम लगाओगे क्या? आगे बढ़ लो, छोड़ो, आगे लगे जाओ, यहां पढ़ो। ऐसे पूरा मछली बना दे भाई, क्या कोई आओ 70 में ले लो, कोई जरा 80 में आओ, एसएससी ठीक क्या कर रहे तुम लोग? आओ हो गया हो गया हो गया, आ जाओ हो गया भैया, हो गया, आ जाओ। आओ यार देखो, हाँ जी हो गया यार, नहीं हमारी मछली तो पैसे दी है भैया, हो गया यार, नहीं कई गुरुजी मछली भी अच्छी है, अरे भाई हो गया, छोड़ो। दोस्तों कुल मिलाकर एक ही हम बात बताना चाहते थे कि आपको मैक्सिमम 70 से 75% पेपर सॉल्व करना होता है, बस ये बता रहे थे। इसका मतलब है कि आपको 25% तो क्वेश्चन छोड़ने ही होते हैं। जिस दिन जिसको दोस्तों ये कला आ गई, बल्कि तो हर कोई पेपर निकालता है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो क्वेश्चन छोड़ के पेपर निकालते हैं। तो यही तो स्टाइल, ऐसी बातें सिखाएंगे जो कभी तुमने सोच भी नहीं पा रहे। दोस्तों एक किताब लेकर आए तुम बाजार से, उसको पढ़ने में कोई धुरंधर नहीं हो तुम, मतलब कोई धुरंधरगिरी नहीं कि तुमने उसको सब पढ़ लिया। जिस दिन तुम ये समझ गए इसमें से क्या नहीं पढ़ना था, उसी दिन मान लो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और ये कैसे आएगा? जब तुमने कम से कम 1,00,000-1.5 लाख क्वेश्चन लगाए हो, और 1,00,000-1.5 लाख नहीं लगाए तो तुमने किया ही क्या आज तक? मैं आपकी कुर्सी पे बैठा होता और तैयारी कर रहा होता तो मैं एक दिन में 500 प्लस क्वेश्चन लगाता, ये मेरा लक्ष्य होता। और 500 प्लस में मैं ऑप्शंस भी पिक करता और पूरी एक्यूरेसी के साथ जो आता उन्हें टिक कर लेता, जो नहीं आता उन्हें पढ़ता। बस मैं इतनी तैयारी करता रहता अपनी, और देखते कि हम 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद हम इतने मास्टरमाइंड हो जाते कि हम टीचर को भी स्टेज से उतार के बाहर भेज देते। ये तो बेटा तुम जाओ, तुम हमें नहीं पढ़ा पाओगे क्योंकि तुम्हें इतना सारा आ रहा होता। लेकिन मैंने कहा ना आजकल की जनरेशन पता नहीं कैसी है, पता नहीं पढ़ने में थोड़ा कम ध्यान है। तो आप लक्ष्य बनाओ बेटा, 500 क्वेश्चन रोज लगाओ। तुमसे 5 नहीं लग रहे हैं, हम कह रहे 500 लगाओ। बिहार का स्टूडेंट तो बहुत लेबोरियस है दोस्तों, बस थोड़ा गधा है, बुरा नहीं मानना, ये हमारा एनालिसिस है 3 साल का। यहाँ का स्टूडेंट कैसा है? नहीं अबे तारीफ भी तो करी मैंने, लेबोरियस है, मेहनती बहुत है, बेचारू है ना, लेकिन गधा है। गधा है, इसमें बात तो माननी पड़ेगी, नहीं देगा। गधा का मतलब क्या है कि स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है ना, इसलिए स्टूडेंट गधा रह जाता है। और जो अच्छे होशियार स्टूडेंट होते हैं वो दोस्तों इंजीनियरिंग मेडिकल में निकल जाते हैं। तो तुम्हारा कंपटीशन तो गधों के साथ रहता है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा टीचर, मैं बताता हूँ साफ साफ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम में से हमारा कोई क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन तुम्हें मैंने मार्गदर्शन दे दिया तो तुम्हारा जरूर भला हो जाएगा। भाई साहब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट बैठते हैं उनमें से 90% गधे बैठते हैं। कितने परसेंट? क्या कौन बैठते हैं? गधे। क्योंकि जो होशियार होते हैं वो तो नीट जेई के माध्यम से वो निकल जाते हैं, डॉक्टरिंग इंजीनियरिंग, मतलब जिस दिन ये बात जिसको समझ में आ गई उसका उसी दिन से तकदीर पलट गई। लेकिन समझता कोई नहीं है भाई साहब, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपटीशन है होशियार बच्चों का ही नहीं। तो मुझसे पूछेगा तो मैं अपने बच्चों को कोचिंग जरूर लगाऊंगा, क्योंकि जो मैं जिससे वंचित हूं वो ना रहे। अभी थोड़ी पहले बताया था कि आप मुझसे बहुत होशियार है, तो मैं सब कुछ आता है, मुझे यार कुछ भी नहीं आता। तो मैं भी कई बार सोचता कि आपकी उम्र में मुझे भी एक बार मैं कोचिंग कर लेता तो मैं कितना स्मार्ट होता। मुझे ज्योग्राफी भी थोड़ी थोड़ी आती, हिस्ट्री भले पूरी नहीं आती, हिस्ट्री भी आती, पॉलिटी भी आती, साइंस भी आती, तो मैं अपने बच्चों को कराऊंगा कोचिंग। लेकिन मैं सिलेक्शन के लिए कभी प्रेशर नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं अल्टीमेट सिलेक्शन चाहूंगा ही नहीं। क्या ही करेंगे 50-60 हजार 1 लाख रुपए महीने कमा के? हम तो चाहेंगे वो ऐसा काम करेंगे 1-2 घंटे में इतना रुपया आए उनके पास। अब अपनी अपनी सोच है भाई, सब क्या ही करा जाए। बोलो सुनो, वो दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने, बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करें, गूगल में जाए जहां कम से कम 10-12 करोड़ का पैकेज हो। आप मुझे लग मेरी बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। मैं आपको इतनी अच्छी बात बता रहा था, अगर किसी ने समझ ली, इसको पकड़ लिया तो दोस्तों ये जो कंपटीशन की दुनिया है ये गधों की दुनिया है। इसमें 10% ही होशियार स्टूडेंट होता है, वो जो पता नहीं अच्छे कॉलेज स्कूल से पढ़ के आ गया, उसके पापा ने कहा नहीं तू यही कर, क्यों सरकारी नौकरी समाज की प्रतिष्ठा। अरे बोलो यस, बस वही लोग ऐसे 10-15% होते हैं। तो आप लोग किनसे डर रहे हैं? इसको मतलब जैसे तुम वैसे तुम्हारे कॉम्पिटिटर। इसलिए दोस्तों आप गधों में लगाइए, जो थोड़ा अच्छा गधा होगा तो जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा। बोले यस चलो सर क्या ही बना रहे हैं आप हमें, क्या करें? सच्चाई को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। थोड़ा नींद थोड़ी कड़वी होती है लेकिन फायदा तो करती है। तो अगर मेरी बातें थोड़ी तीखी हो सकती है लेकिन बात एकदम सही है, ठीक है? तो आपका कंपटीशन किनके साथ है? गधों के साथ है। अब बताओ तुम गधों को भी दिखा पाओगे, किससे जीत पाओगे? बोलो अच्छा लगा है? इनकी बोलो दोस्तों, अब इनके फुल फॉर्म करते हैं दोस्तों, अब इनके फुल फॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें तो पहले इनके फुल फॉर्म करते हैं, फिर ध्यान सुनना, अभी गधे ध्यान से सुनेंगे मुझे। अरे ऐसा मजाक कर रहे हैं। इनका फुल फॉर्म पहले क्या है? आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, इसलिए हम आपको पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी देते रहते हैं, वरना क्या ही करना है दोस्तों। तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो, हमारी क्या सेहत पे असर पड़ेगा? पड़ेगा, तेरी क्या पड़ेगा? ये तेरी गलतफहमी है, हो रहा है क्या? तो दोस्तों ये नहीं पड़ेगा, बुद्धिया माता कसम बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमारा सिलेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ही पड़ेगा? पैसा मिल जाएगा। अरे बोलो सुनो, ज्यादा क्या होगा? ये कहेंगे गुरुजी तुम्हारे पढ़ाने से कुछ भी नहीं आ रहा, तुम चलो। हम कहेंगे ठीक है दूसरी कोचिंग में ले जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे बोलो सुनो, नहीं देगा भाभी हटा देंगे, तीसरी में चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे बोलो सुनो, कोई भी नहीं रखेगा तो पैसा बहुत है हमारे पास, तो काम चलता रहेगा हमारे पास, क्या नहीं देंगे आप लोग? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन दोस्तों आप ईमानदारी से पढ़ो। ये देख रहे होंगे कि हम जितने भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं सबसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं, क्या चाहिए आपको? बस खत्म बात, यहाँ पढ़ो। इनके फुल फॉर्म कर लेते हैं जल्दी। जहां जहां लिखा है जी, आपने ये लिखा, आप इसके नीचे लिखो अलग से जीडीपी एमपी डैश, ऐसे एरो डाल के, ऐसे जीडीपी एमपी और ऐसे एरो। नाउ दोस्तों
पहले मुझे सुन लो, फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा, ये घर पे आप फुल फॉर्म लिखेंगे। अभी मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है? देखो बाद में घर पे लिखना, पहले मैं एक बार बता रहा हूँ, ये फाइल भी तुम्हें मिलेगी और बस सुन लो मुझे। जहां जहां लिखा है जी आप जानते हैं, फुल फॉर्म बोलो। ग्रॉस, यस मैंने कहा आप जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं सकल। डी का मतलब वेरी लवली डोमेस्टिक हिंदी में, और पी का मतलब प्रोडक्ट हिंदी में उत्पाद। एमपी का मतलब बताओ, ब्रांड का मतलब बताओ दोस्तों, मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस हिंदी में बाजार मूल्य है। जल्दी से फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म बताओ पहले टर्म की, पहले इंग्लिश में बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बीच में बोलो एट मार्केट प्राइस, हो गया। हिंदी बोलो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, लास्ट वाले पर, हो गया। चलो फिर से इंग्लिश में फुल फॉर्म, एट मार्केट प्राइस हिंदी में पर, हो गया हो गया ना। अभी बोर्ड प्लीज, पहले और दूसरे टर्म में अल्फाबेटिकल अंतर बताओ। अच्छा जी का और एन का, बाकी डीपीएमपी सेम है, बस लो जी। नेट नेशनली नेट हिंदी में शुद्ध या निबल, जल्दी से फुल फॉर्म बता दो हिंदी में शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, हो गया। चलो पहले और तीसरे में अंतर बताओ। ऐसे देखो यहां पे डी और यहां पर एन, बस रुको। जब एन पहले है, रुको यार, पहले 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 पहले, जब एन पहले है तो नेट शुद्ध, जब एन बीच में है, बीच में देन दिस इज कॉल्ड नेशनल। जल्दी से फुल फॉर्म बता दो हिंदी में बोलो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, हो गया। इसका फुल फॉर्म अपने आप बता दो, हो गया। हिंदी में बता दो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर, हो गया। चलो लेफ्ट साइड और राइट साइड अंतर है सिर्फ एमपी और एफसी का। एमपी को क्या कहते हैं, एफसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है वो कल सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हिंदी में साधन लागत। जल्दी से मुझे पहले शब्द का फुल फॉर्म बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हिंदी में साधन लागत पर, या फिर ऐसे सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, हो गया पक्का। लास्ट वाले का फुल फॉर्म बता दो बस, क्या हिंदी में। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। एवरीवन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध या निबल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, तो बोलते हैं राष्ट्रीय आय। बोलो सही है, सही है। दोस्तों ये 8 शब्दों के लिए जगह छोड़िए, फुल फॉर्म का मामला आप घर पे करेंगे। जगह छोड़कर आप अलग से लिखिए जीडीपी एमपी, अलग से लिखिए जीडीपी एमपी लाइक दिस। ऑनलाइन सारे लोग डबल थम्स अप करो, सही चल रहा है दोस्तों। जीडीपी एमपी, आप ध्यान से सुनिए मुझे पहले, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। और वो ये एक ही बार बताएंगे बस, चाहे मैं जीडीपी एमपी बोलूं या मैं सिंपल जीडीपी बोलूं, दोनों सेम है। आप किताबों में, मैगजीन्स में, अखबारों में कई बार पढ़ते हैं जीडीपी 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 जीडीपी, ये भारत की जीडीपी फलाना दिमाग का। तो चाहे लिखाओ जीडीपी, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू सभी लोगों को, चाहे लिखाओ जीडीपी और चाहे लिखाओ जीडीपी एमपी, दोनों बातें सेम है। तो अब हम पहले ये करेंगे जीडीपी क्या होता है, बोलो जी यस। फिर आप जल्दी से याद करो, अभी भी मैंने बताया था कि तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को जोड़ के क्या निकालते हैं। फिर मैंने कहा था जीडीपी को घुमा फिरा के क्या निकालते हैं, राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, पहले हम जीडीपी को सीखेंगे, इसको घुमाएंगे, यहां लाएंगे, फिर घुमाएंगे, यहां लाएंगे, फिर और घुमाते फिराते लास्ट तक ले आएंगे और जीडीपी से राष्ट्रीय निकालना सीख जाएंगे। बोलो जी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कुछ, बोलो यस। जैसे मैंने अभी कहा एक्सपेंडिचर मेथड में C + I + E + X - M बराबर जीडीपी, और दोस्तों फिर हमने इससे निकाल लिया नेशनल इनकम। बोलो क्लियर है ना। तो पहले हम जीडीपी की मीनिंग देखेंगे, फिर से एक बार बता देता हूं, चाहे मैं बोलूं जीडीपी या मैं बोलूं जीडीपी एमपी, दोनों बातें क्या है, सेम। लिखो जीडीपी, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत, एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास लिखूं, मूल्यह्रास ब्रैकेट में लिखो, डेप्रिसिएशन, एक नया शब्द मिलेगा, डेप्रिसिएशन शामिल होता है। अंतिम वस्तु लिखा है मैंने, बस देख लिया, that's it। चलो दोस्तों ये है जीडीपी की मीनिंग। आइए इसके अंदर यूज किए गए एक एक शब्द को डिकोड कर देते हैं और उसे समझा देते हैं। आर यू गाइस रेडी? चलो आ जाओ, कॉपी में देखते रहो। लिखा है सबसे पहले एक वित्तीय वर्ष में, बोलो एक वित्तीय वर्ष में, इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च। वो पॉइंट क्लियर है? आगे चलो, रुक जाओ, आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, रुको यार। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा रेखा के अंतर्गत, सीमा रेखा के अंतर्गत का मतलब है जो हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, बोलो जी, इसे बोलते हैं सीमा रेखा, मतलब देश के अंदर, राइट। लिखा है सामान्य निवासियों द्वारा, सामान्य निवासी मतलब हम सभी लोग के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। चलिए इसको समझेंगे। तो बीच में लिखो वस्तुओं के प्रकार, बीच में लिखो जीडीपी के नीचे वस्तुओं, अलग से बीच में लिखो वस्तुओं के प्रकार। दोस्तों जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं के प्रकार, जो वस्तुएं होती हैं
ये सारे लोग ऑनलाइन मुझे सुन के लिखते जाइए। जो वस्तुएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक साइड लिखो मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। और दोस्तों दैट इज इंग्लिश में कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। और एक होता है अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, इन्हें हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। एक लाइन में सिखाएंगे, बहुत आनंद आएगा। देखना दोस्तों, आपको मैं बोल रहा हूं, आपका भाव आ रहा है, आप मुझे सुन के लिख सकते हैं, अदरवाइज लाइफ टाइम के लिए बिना लिखे याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बोलो यस ना। मध्यवर्ती वस्तुएं बहुत ही आराम से सुनेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें तो मध्यवर्ती वस्तुएं का मतलब क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब है, एक लाइन में सुनेंगे, वे वस्तुएं जो किसी और वस्तु को बनाने में काम में आती है, दैट इज कॉल्ड मध्यवर्ती है। दूसरा और सरल भाषा में समझा दें तो जो कच्चा माल होता है वो मध्यवर्ती वस्तु। बोलो क्लियर? जैसे मुझे ये शर्ट बनानी है तो शर्ट नहीं, मुझे शर्ट का कपड़ा बनाना है तो मुझे धागे चाहिए होंगे, तो धागे क्या हो गए? मध्यवर्ती। बोलो क्लियर है? मैंने शर्ट बनानी है तो कपड़ा क्या हो गया? मध्यवर्ती। मुझे ब्रेड बनानी है या बिस्किट्स या केक तो गेहूं और आटा क्या हो गया? मध्यवर्ती। मैं गाड़ी खरीद के लाया तो उसमें टायर क्या हो गए? मध्यवर्ती। बोलो जी क्लियर है? समझ गए? नाउ फाइनल गुड्स एक लाइन में, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड मध्यवर्ती, फाइनल। बोलो क्लियर? ये एसी के अंदर जो मशीन लगी वो क्या है? और ये पूरा एसी क्या है? गाड़ी के टायर क्या है? और पूरी गाड़ी क्या है? शर्ट का कपड़ा क्या है? और शर्ट क्या है? सही है। तो दोस्तों दिमाग में लोड कर लो हमेशा के लिए कि जीडीपी का जब हम आकलन करते हैं तो इसका मूल्य नहीं जुड़ता है, सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य जुड़ता है। इसलिए वहां पे अंतिम वस्तु लिखा। क्यों नहीं जुड़ता है? एक लाइन में बोलेंगे, दिमाग में वो भी सेट हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य इसलिए नहीं जुड़ता भाई साहब, क्योंकि अगर मान लो हम कपड़े की भी वैल्यू जोड़ लें मध्यवर्ती वस्तु और शर्ट की वैल्यू भी जोड़ लें, तो बताओ शर्ट की वैल्यू में कपड़े की वैल्यू ऑलरेडी जुड़ी है, तो क्या हमारी जीडीपी की वैल्यू सही आएगी और जीडीपी की वैल्यू गलत आएगी? और इसको नेशनल इनकम के एरर में बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, एरर ऑफ डबल काउंटिंग। क्या दोस्तों दो बार काउंट होगा? अगर हम गाड़ी के टायर की वैल्यू भी जोड़ लें और कंप्लीट गाड़ी में टायर की वैल्यू जुड़ी है तो इसका मतलब टायर की वैल्यू दो बार काउंट हो जाएगी और जीडीपी की वैल्यू गलत आएगी। इसलिए हम दिमाग में लोड हो गया कि जीडीपी में या दूसरी भाषा राष्ट्रीय आय में हम कौन सी वस्तुओं का मूल्य रखते हैं? अंतिम वस्तु। आनंद आ गया दोस्तों? आ जाओ आगे चलो। अब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, राइट? और आगे क्या लिखा? हाँ, जैसे मूल्यह्रास, एक नया शब्द है मूल्यह्रास। बाकी इसका मतलब नहीं बताएंगे अभी, नहीं मतलब मूल्यह्रास शामिल होता है ये नहीं बताएंगे, सिर्फ मूल्यह्रास बताएंगे अभी। मूल्यह्रास क्या होता? लो जी 15 सेकंड में सीख जाओगे। बोलो सिखा दें? ये कैमरा खरीद के लाया था 2 लाख रुपए का, अभी इसको यूज किया दोस्तों, ये बिकेगा 1.5 लाख का। कल तुम्हारी क्लास में 1.5 लाख का, तो कितनी वैल्यू बची? कितनी वैल्यू कम हुई? 50,000। उसी को बोलेंगे मूल्यह्रास। जो मूल्य गिरा टूट फूट के कारण, उपयोग के कारण, घिसने के कारण, उसी को बोलते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर? यहाँ पे यूज किया, वो बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। तो फिलहाल आप पूरी मीनिंग पढ़ो, आप पूरी बात समझ गया। पढ़ो जरा। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा रेखा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जैसे मूल्यह्रास शामिल हो, वो अपन बाद में देखेंगे मूल्यह्रास। बाकी सारे वर्ड समझ में आ गए। बोलो यस नाउ। अब इसको मैं एक लाइन में डिकोड करता हूं कि एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। आइए बोलकर जीडीपी का मतलब है, मैं सिर्फ एक लाइन में बताऊं तो जीडीपी का मतलब है, जीडीपी भाई जीडीपी का मतलब है दोस्तों, थैंक यू, जीडीपी का मतलब है एक साल में बोले तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, राइट? और देश की घरेलू सीमा रेखा के अंतर्गत, ये मान लो हमारा देश की सीमा रेखा है के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ, जैसे मान लो ये शर्ट बनी 2,000 रुपए की, ये कुर्सी बनी 5,000 रुपए की, ये बोर्ड बना 3 लाख रुपए का, ये कैमरा बना 2 लाख रुपए का, ये टीवी बनी दोस्तों 40,000 रुपए की। ऐसे हमने क्या किया? पूरे साल भर, एक ही लाइन में समझ जाओगे, पूरे साल भर जितनी भी टोटल उत्पादन हुआ इनकी वैल्यू को जोड़ दो। जो भी इनकी वैल्यू हम जोड़ेंगे इसी को हम बोलेंगे जी, दैट इज ग्रॉस। सकल का मतलब होता है टोटल। अभी आप डिक्शनरी में पढ़ो ग्रॉस मींस तो लिखा आएगा टोटल, लिखो ग्रॉस मींस तो लिखा आएगा सम टोटल ऑफ, सभी का योग, इसको बोलते हैं टोटल, दैट्स इट। तो यहाँ पे टोटल मैं आपको ये बता रहा हूं कि जीडीपी में एक एक शब्द का मतलब, अगर सीखना है तो सीखो, वरना रट्टा मारते रहो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। इसलिए ध्यान से सुनो, जब भी हम जी कह रहे हैं, जी दैट मींस जो भी एक साल में उत्पादन हुआ इसकी टोटल वैल्यू। नाउ बी का मतलब डोमेस्टिक, मतलब देश के अंदर, बोलो यस। और पी मतलब प्रोडक्शन। दोस्तों एक ही लाइन में बोलें तो एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन इज कॉल्ड जीडीपी। बोलो जय हो। क्या समझ में आ गया? तो जीडीपी सिर्फ 3 लाइन में, क्या? एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, सही है? यदि ज्यादा उत्पादन तो जीडीपी और कम उत्पादन तो जीडीपी। जैसे 2024-25 में भारत की जो जीडीपी रही, सारे लोग बोर्ड पे देखना, 2024-25 में भारत की जीडीपी है $4.19 ट्रिलियन। दिस इज द इंडिया जीडीपी। एक ही लाइन में समझो, आनंद लो। $4.19 ट्रिलियन इंडिया की जीडीपी है। दैट मींस व्हाट? दैट मींस एक साल में 24-25, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक इंडिया के अंदर जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ इसकी वैल्यू इतनी है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। बोलो समझ गए? इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब दोस्तों जीडीपी हमने सीख लिया, जीडीपी के बाद कल हम एनडीपी से शुरू करेंगे और बस 15 मिनट में हम दोस्तों ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। फिर 2-4 बातें नेशनल इनकम में और करेंगे। जल्दी सारे लोग शांत रहना। हाँ यस, देखो बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा, तुम्हारा समझ गया सवाल। देखो दोस्तों इनका सवाल क्या है, यहाँ से आया इनका सवाल कि जनरली मैंने आपको लिखवाया था कि प्राथमिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है। बोलो ऐसा लिखवाया। तो इनका कहना यह है कि सर जब आप बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट तो वो आ गया सेकेंडरी सेक्टर में, बोलो ऐसे, और आप बिस्किट की वैल्यू जोड़ेंगे, लेकिन आपने कहा प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीय को तृतीय तीनों का उत्पादन होगा जीडीपी, तो ये तो प्रोडक्ट मेथड में होता है। लेकिन इनका डाउट कहां क्रिएट हुआ? बहुत बढ़िया सोचा, शाबाश दोस्तों। इनका डाउट कहां क्रिएट हुआ कि यहाँ पे जो गेहूं बनाए जीडीपी में आप वो वैल्यू लोगे, ये जो बिस्किट बनाए वो वैल्यू लोगे, ये सवाल, ये सवाल है ना। तो दोस्तों ये सवाल क्या ध्यान समझना, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपने फाइनल गुड्स के रूप में क्या यूज किया। अगर आप गेहूं लेकर आए, उसका आटा बना के आपने उसको यूज कर लिया, तो वो आपका फाइनल गुड हो गया। आपने बिस्किट बनाया सेकेंडरी सेक्टर का, तो वो फाइनल, तो फिर वहां पे गेहूं की वैल्यू ऐड नहीं होगी। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। जैसे देखना समझना, मैं जब गाड़ी लेकर आया दोस्तों उसमें टायर लग के आई, तो हमने जीडीपी में जुड़ेगी गाड़ी की कीमत। अब मैंने 2-3 साल गाड़ी चलाई, टायर घिस गए, मैं नया टायर लेकर आया दोस्तों, अब वो नया टायर एज अ फाइनल गुड है तो उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी। मतलब यू गॉट द पॉइंट दोस्तों। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन। हो गए पक्का?